रियासत को जो है इसको एक पैगाम समझना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है तिरकुनाई कर रही है, इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज़ कर, उन्होंने एक पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में है। इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से मई 2025 में दुश्मन को शिकस्त हुई, इस मरतबा दहशतगर्दी में भी दुश्मन को बदतरीन शिकस्त होगी। पाकिस्तानी अवाम उनको मिल के शिकस्त देंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम सारी दहशतगर्दों के खिलाफ मिल करके इंशाअल्लाह ताला ये जंग लड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला जीतेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारतीय स्पॉन्सर्ड और तालिबान प्रॉक्सी फितना और ख़वारिज के पाकिस्तान पर पे दर पे दहशतगर्दी के बुज़दिलाना वार, आज हम इसी पर अपना ये प्रोग्राम करेंगे। आज का इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में कचहरी के नज़दीक खुदकुश धमाके के नतीजे में 12 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इस हवाले से पुलिस ज़रा ये कह रही है कि धमाका खुदकुश था। मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस ज़रा का ये भी कहना है कि कचहरी के बाहर धमाके में हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना और ख़वारिज के मुलव्विस होने के शवाहिद मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का वाना कैडेट कॉलेज के अंदर मौजूद 3 ख्वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि कॉलेज के अंदर मौजूद तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ख्वारिजी मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत हासिल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज के पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले काबिल मुज़म्मत हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने वाक़ई की तहकीकात की भी हिदायत की है और उन्होंने ये कहा है कि दहशतगर्दी में मुलव्विस किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का उन्होंने इजहार किया। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद खुदकुश हमला वेकअप कॉल है और इस माहौल में अफगानिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना फजूल है। अब यही कहा जा रहा है कि बीजेपी हुकूमत भारतीय रियासत में होने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए ये बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है और इसी तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए इंतखाबात पर असरअंदाज होने की घिनौनी साजिश रचाई जा रही है। इसी तमाम तर जो अब तक की सूरत खास तौर पर अभी जो ऑपरेशन भी जारी है वाना कैडेट कॉलेज के हवाले से भी हम बात करेंगे। अफगानिस्तान को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के अनासर में, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही जो इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भी बात हो रही है खास पर, क्योंकि वो पहले ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से भी ये वाज़े तौर पर बात कर चुका है भारत कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ, प्रोग्राम में मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, अयाज खान साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका जी शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस वाना कैडेट कॉलेज की बात की जाए, कार्रवाई की, एक बड़े नुकसान से बचाया। पहले भी बुज़दिलाना दुश्मन ने बच्चों को निशाना बनाया था, अब भी ये उसी तरह की कार्रवाई कहा जा रहा है करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचा लिया। अब तक की जो इत्तलात हैं, कामयाबी से तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। नवीद साहब, इन धमाकों के पस मंज़र क्या हैं आपके ख्याल में? ये जो हम बार बार बात कर रहे थे कि इंडिया और इसराइल और अफगानिस्तान का ये जो गठजोड़ है, ये उसी की तरफ मंजर कशी करता है ये सारी सूरत हाल? और इंडिया जो क्लेम करता रहा ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद, क्या आपको लगता है कि आप फिर से वो इतनी मुंह की खाने के बाद ऐसी हरकत कर सकता है? और ये जो दहशतगर्दी के सारे शवाहिद जो हैं वो अफगानिस्तान से मिले और अफगानिस्तान डेफिनेटली इंडिया और इसराइल की शह पर कर रहा है। नवीद साहब, अच्छा देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो जिस तरह से इंडिया को शिकस्त हुई थी, आप देखेंगे अब जो 2025 का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है उसके मुताबिक इंडिया की फ़ौज दुनिया में चौथी बड़ी फ़ौज है और उसी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो दुनिया में 12वें नंबर की बड़ी फ़ौज है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि मई में दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौज को 12वीं बड़ी फ़ौज ने शिकस्त, जिस तरह से जितनी ह्यूमिलिएटिंग शिकस्त दी थी, जितनी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी थी कि इंडिया की फ़ौज सारी दुनिया में जो है एक लाफिंग स्टॉक बन गई थी, एक जो है उसका मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा था कि दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौज जो है वो इतने बुरे तरीके से पिट जाए।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बात करता चलूँ दुआ के, अजीत डोल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोदी गवर्नमेंट में और काफी अरसे से हैं, उन्होंने 2012 या 2014 में उन्होंने एक डॉक्ट्रीन पेश किया था जिसको डोल डॉक्ट्रीन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और वो डोल डॉक्ट्रीन क्या था? बेसिकली डोल डॉक्ट्रीन जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस की बात कर रहा था कि जी आप दुश्मन को आप प्रॉक्सीज के जरिए, आप उसको हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए उसको इतना उलझा दें कि वो जो है वो आपके जो है वो आपके साथ जंग के काबिल ना रहे। तो यही हुआ, आप देखें, यही डोल डॉक्ट्रीन के जरिए एक सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है इंडिया ने शुरू की, वो बलूचिस्तान हो या वो पाकिस्तान के का जो खैबर पख्तूनख्वा और जो अफगानिस्तान के साथ जो इलाके हैं वो हों। अब उस सब कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंडर उन्होंने किया क्या कि उन्होंने प्रॉक्सीज को जो है वो BLA हो, वो TTP हो, वो बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको सपोर्ट करना शुरू किया और उनको जो है वो उनको ट्रेनिंग भी दी, उनको पैसे भी दिए, उनको फंडिंग भी की। और जो है वो सामने हमारे कई इतने जो शवाहिद आए, कई कमांडर जो पकड़े गए, उन्होंने ये बात की, उन्होंने एतराफ़ किया कि किस तरह से जो है वो इंडियन रॉ जो है वो अफगानिस्तान में बैठ के किस तरह से जो है वो इन दहशतगर्द तंजीमों को फंड करती है, सपोर्ट करती है कि आप डिस्टेबलाइज करें। तो आप कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो आपने देखा कि जी रिवायती जंग में तो आपको जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, तो आपने वो सब कन्वेंशनल जो तरीके हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, उसके जरिए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना शुरू किया। तो TTP, इसमें तो कोई शक नहीं है, यानी TTP और NDS का गठजोड़ था जब वहां पे अफगानिस्तान में अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी या हामिद कारजाई की गवर्नमेंट थी। यहां पे आके अफगानिस्तान के तालिबान रिजीम ने भी TTP को एज एन एसेट जो है, एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे यूज करना शुरू किया। और ना सिर्फ TTP को बल्कि बाकी भी जितनी आपकी जो रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो आपका जो वीगर ग्रुप है ETIM जिसको कहते हैं, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, उसमें अलकायदा है, उसमें बाकी जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको भी एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे यूज करना शुरू किया कि आप जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ डील करेंगे तो आपके पास एक बार्गेनिंग चिप होगी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ भी वो TTP को इसी तरह से जो है वो यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं। तो ये अब कोई ये एक ओपन सीक्रेट है, जैसे जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया था उसमें सामने आ गई चीजें कि जी जो अटैकर थे वो किसके साथ राब्ते में थे। अभी वाना में जो कैडेट कॉलेज में जो कुछ हुआ, वहां के अटैकर जो थे वो अफगानिस्तान के साथ जो है वो राब्ते में थे। तो ये इनके हैंडलर्स वहां पे हैं। अफगानिस्तान इस वक्त एक अगेन वही जो 2001 से पहले की सिचुएशन थी कि वो एक मैग्नेट बन चुका था मुख्तलिफ जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब भी उसी तरह का मैग्नेट बन चुका है। और इंडिया कोई भी ऐसा मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देगा जिसके जरिए भी, बिकॉज जैसे मैंने कहा कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो उसको बुरे तरीके से वो पिट गया, तो वो सब कन्वेंशनल तरीके से जो है वो कोई भी ऐसा मौका जो है हाथ से नहीं जाने देगा जिससे वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। सही जी। आमिर साहब जाहिर है इंडिया के साथ जो कुछ हुआ या हो रहा है, दुनिया में भी अब उसकी जग हसाई हुई। वो खुद को बड़ा कोई तुरम खान समझता था, लेकिन जिस तरह बुरी तरीके से उसको जंग में शिकस्त हुई तो दुनिया को पता चल गया कि बेसिकली इंडिया है क्या। अब जो ये इंडिया अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि जिसने भी हमला कराया वो नताइज भुगतेंगे। सदर मुमलिकत ने भी बात की इन दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। तो क्या वो जो मुज़ाकरात की कोशिश थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा चाहा कि अमन की सूरत हाल निकले, चाहे वो अफगानिस्तान हो या इससे पहले इंडिया के साथ भी जिसको कमजोरी समझा इंडिया ने, तो क्या अब इस माहौल में जिस तरह से ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, आपको लगता है कि अब मामलात या स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की तरफ से क्या होनी चाहिए?
देखें, ये इंडिया की तरफ से हम पे जंग मुसल्लत की गई है और पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में ही है। ये फॉल्स फ्लैग और ये इधर उधर के फितनतुल ख़वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, आप जो मर्जी नाम ले लें, ये सारे के सारे इंडियन पैसे की बुनियाद पे नाच रहे हैं। और बिल्कुल क्लियर बात है कि मुझे तो किसी की मजम्मत के बयान की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को ज़रूरत है सिर्फ अमन की, आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ की, और उसके ख़िलाफ़ आपको जंग जाके अफ़गानिस्तान में लड़नी है या इंडिया में लड़नी है, आप लड़ें। हमें यहाँ पे अमन चाहिए, बलूचिस्तान को भी अमन चाहिए, एक्सफाटा को, केपी को, पूरे को, पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को, सबको अमन चाहिए। देखें, हमने बहुत दिन पहले कहा था बन्नू में, CMH में प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर, जब फील्ड मार्शल साथ थे, कि आप TTP को चुने या पाकिस्तान को। उन्होंने TTP को चुन लिया। आपने जब थोड़ी बहुत स्ट्राइक की तो उन्होंने कतर और तुर्किया से हेल्प ली, हमने दी। उन्होंने नतीजा ये निकाला कि हमारे पास इस्लामाबाद में भी धमाके कर दिए। वाना का जो कितना खौफनाक तरीन वाक़या हो जाता अगर वहाँ बच्चों को कुछ हो जाता, हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं रह जाना था। हम कह रहे हैं ना, इंडिया को हमने 4 घंटे में तसल्ली करा दी उस अपने से 8 गुना बड़ी फ़ौज को। तो ये उन्होंने एक पूरी साजिश की। अल्लाह ना करे कि कोई दोबारा वो इस किस्म की किसी कोशिश में कामयाब हों, लेकिन अब हमें बातों से ज़्यादा अमल करके दिखाना होगा। देखें जी, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी PTI बड़ी खुल्लम खुल्ला, उनके वज़ीर आला कहते हैं कि जी हम जो, ये मैं बड़ी सख्त बात करने जा रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं वजाहत करता हूँ उसकी, कि कोलैटरल डैमेज पे हम कानून साजी करेंगे। कोलैटरल डैमेज किस पे इल्ज़ाम लगाते हैं? कानून नाफिज करने वाले इदारे, फ़ौज, जो लोग एक्शन लेते हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। अब इस मुल्क में दहशतगर्दों की पनाह जो भी लेता है, उसमें वो RDX रखते हैं, वो बारूद रखते हैं, वो दहशतगर्दों को छुपाते हैं। वो इस्लामाबाद में छुपाएं, वो बलूचिस्तान में छुपाएं, KP में छुपाएं, जहाँ छुपाएं बमबारी करनी चाहिए, रॉकेट मारने चाहिए, ड्रोन हमले करने चाहिए। आप कब तक जिनके साए में ये पनाह लेते हैं लेते रहेंगे? उस दिन DGISPR के पास हम गए तो उन्होंने कहा कि जब से हमने स्ट्राइक की और ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर चूँकि होने वाला था, तो ये हम आपको बता रहे हैं कि इन्होंने शहर काबुल के, जो छोटे छोटे से काबुल के गिर्द शहर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ पे इन खारजियों को, इन फितनतुल हिंदुस्तान के लोगों को बसाना शुरू कर दिया है तालिबान रजीम ने। और हमें पता है, भाई आपको पता है ना, हमें ना बताएं। हमें सिर्फ अब नताइज चाहिए। मतलब ये मुतालबा पाकिस्तानी कौम का है कि इनको मजम्मती बयानात देने बंद करने चाहिए सारों को। ये कोई बात नहीं है। मुझे बैरिस्टर गौर की बात अच्छी लगी, उनकी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होती हर दफ़ा में। उन्होंने बहुत अच्छी बात की जो आपने स्टार्ट में बताई। यही स्पिरिट है हमारी कि पूरा पाकिस्तान साथ खड़ा है, अपने लोगों के साथ जो शहीद हो रहे हैं, अपने जो लोग इन दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, फौज है और हमारे लॉ इन्फोर्सेस इदारे, हमारा हर आदमी उनके साथ खड़ा है। लेकिन खुदारा बस बातें न करें, हमें नताइज चाहिए, हमें इनका खात्मा चाहिए, जहां मर्जी जाके करें। इंडिया ये कह के अगर मुरीद के और भावलपुर में आ सकता है कि जी हमने आपके मदरसों को निशाना बनाया, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो दिल्ली से जो काम उन्होंने शुरू किया, उनकी तो अपोजिशन ने उनके ऊपर वाज़ेह इल्ज़ाम लगाया कि ये बिहार के इलेक्शन के लिए उन्होंने फॉल्स फ्लैग वहाँ ऑपरेशन किया है, और वो ये लगा कि वो अपनी अपोजिशन के खिलाफ काम कर रहे हैं और लोगों को मरवा रहे हैं। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना पाकिस्तान के ऊपर तो कोई मसला नहीं है। हमने बड़ी देर से किया, हम बड़े कॉशियस थे। कल वाले वाक़े पे भी हमें खुल के आना चाहिए था, फौरन आना चाहिए था कि जनाब हम तो सबूत डोजियर पूरी दुनिया को दे चुके हैं कि इस वक्त पैसा कौन दे रहा है और खुदकुश हमलावर कौन फराहम कर रहा है। वो तालिबान की रजीम है। वो परसों में उनके वजीर खारजा का, चूंकि वो पश्तो में था और उर्दू तर्जमा चल रहा था, कि अगर ये इस्लामाबाद तक जा सकते हैं तो हम इनको कैसे रोक सकते हैं। ये जवाब हमें देना है कि ये आ सकते हैं, और उन्होंने आके दिखाया। यानी उन्होंने चेतावनी, जिसे धमकी कहते हैं, वो दी कि ये होगा, और उन्होंने करके दिखाया। ऐसे मौके पे जब यहाँ पे श्रीलंकन टीम आई भी है, आपको पता है कि पहले भी श्रीलंका की टीम पे हमला किया था तो पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट रुखसत हो गई थी। कितनी मेहनतों के बाद और सारी सिक्योरिटियां फराम करने के बाद क्रिकेट दोबारा शुरू हुई। बैनुल अक़वामी स्पीकर कॉन्फ्रेंस इस वक्त इस्लामाबाद में हो रही है। ये बड़ा टाइम चुना है उन्होंने, दहशतगर्दों ने इंडिया के साथ मिलके, कि दुनिया को मैसेज दिया जाए। तो जहां हमने दुनिया को यह बताया कि हम दिफा कर सकते हैं, अब हमें जाके मारना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी बदलनी होगी पाकिस्तान को? पाकिस्तान ने जो ऐलान किया हुआ है ना, उस स्ट्रेटेजी पे अमल करना है। हम हिकमत अमली बता चुके हैं कि अब हम घरों में घुस के मारेंगे वहां पे। और मैंने स्पेशली कहा कि कलेक्टरल डैमेज के नाम पे जो पॉलिटिकल नारा है, इसको खत्म करें। जिसके पास छुपे में मारें दहशतगर्द। ये जो आ जाता है ना कि जी फलां मार दिए, भाई ये जो मर गए हैं वो कौन है? ये जो रोजाना फौजी शहीद होते हैं, अफसर शहीद होते हैं, जवान होते हैं, जो आम आदमी धमाकों में शहीद हो रहे हैं मुसलसल, वो किसके बच्चे हैं?
सही जी। आया साहब अब ये फॉल्स फ्लैग एक और नाकामी मोदी को तो हुई, लेकिन ये कितना सफाक हुक्मरान है, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पहले भी उसने अपने ही लोगों को मरवाया, जो पहलगाम का हुआ, फिर दिल्ली, फिर इस्लामाबाद, उसी तर्ज का। तो ये जिस तरह की, अब ये ढकी छुपी बात नहीं है कि वो किस तरह से अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और रॉ वहाँ पर बैठ के, पहले भी जब 2001 से पहले की बात की जा रही थी, तो अब ये जो बात जिम्मेदारी की कर रहे हैं, स्ट्रेटजी की, कि मुंह तोड़ जवाब देना है, तो वाकई जवाब चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि जो हिकमत अमली तय कर ली गई है, अब उस पर प्रैक्टिकली काम भी होना चाहिए? दुआ, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे मोदी है। मुझे तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है मेरे लिए। मेरे वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि भुगतना पड़ेगा जिसने किया। भाई बाकी तो छोड़ दो ना, सारे मुल्क में सूबाई सतह पे भी चीज़ें। इस्लामाबाद, आपके इस्लामाबाद में ये हो जाता है और आप बस वहाँ भी जाके कचहरी पे खड़े होकर बयान दे देते हैं, दिस इज़ नॉट ऑन, ये नहीं चलेगा भाई। अब आप चूँकि चेयरमैन पीसीबी भी हैं और आपको ये एहसास होना चाहिए कि श्रीलंकन टीम आई भी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके बावजूद वहाँ धमाका हो जाना चाहिए। मतलब हमारी ज़रूरत ही नहीं है हम अपने वज़ीर दाखिला से ये सवाल पूछ सकें कि भाई अब कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है इस मुल्क में। ये मैं हैरान था कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि पहला जो वो हुआ उस पर जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसके, बिहार के इलेक्शंस का जो पहला मरहला था, उसमें बुरी तरह हारती नजर आ रही है बीजेपी। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी साहब ने, जाहिर है वो आखिरी बेल्ट है और वहाँ बीजेपी कभी जीती नहीं, वो इसलिए पूरे मसल्स दिखा रहे हैं कि नहीं हमने वहाँ हर हाल में जीतना है वो इलेक्शन। आज चूंकि दूसरे मरहले की पोलिंग थी और उससे एक दिन पहले उन्होंने एक यहाँ वाना में करा दिया और एक दिल्ली में। मतलब जो बंदा अपने लोगों को मरवा दे अपने मफाद के लिए, अपने इलेक्शन के लिए, वो आपका लिहाज करेगा? शुक्र है, मैं तो समझता हूँ कि हमारी हुकूमत भी चूँकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी पिछले दिनों, 27वीं आईनी तरमीम की पहले तैयारी कर रही होगी, उसके बाद उसकी मंजूरी के लिए बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, वो मसरूफियात भी आज होपफुली ख़त्म हो जाएंगी। तो अब इनको इधर कॉन्सनट्रेट कर लेना चाहिए। देखें, ये मुल्क जो आमिर का दर्द आप महसूस करें, वो बैठे भी इस्लामाबाद में हुए हैं कि इस मुल्क के शहरी, फौजी, जवान, अफसर, मतलब ये हमने कब तक इनको शहीद कराना है? मतलब ये बयानबाजी उसके बाद हो जाती है और बस आप समझते हैं कि जी वो काम हमने पूरा कर दिया। नो हुजूर, इस तरह नहीं होगा बिल्कुल। अफगानिस्तान से इतने वो आ रहे थे इशारे, उन्होंने आपको करके दिखा दिया। और मेरे वज़ीर दाखिला साहब से ज़ाहिर है कोई पूछ नहीं सकता, वो इतने बड़े आदमी हैं, क्योंकि उनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि उनकी मेहरबानी है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते तो उनको कौन रोक सकता था? इस तरह खुदा के लिए ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। ये इस तरह से शहादतें, मतलब वो आज इस्लामाबाद पहुँचे हैं तो क्या गारंटी है कि दूसरे शहरों तक उनकी रसाई नहीं होगी? वो तो लगे हुए हैं मुसलसल, क्योंकि इंडिया ने तय किया हुआ है कि पाकिस्तान को जब से, वो पहले से ही है वैसे तो, लेकिन जब से वो मार पड़ी है नरेंद्र मोदी साहब को, अब चूंकि उस तरह से जवाब वो नहीं दे पा रहे, तो इसी तरह से जवाब उन्होंने देना है और वो दे रहे हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क के शहरियों की इज्जत, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये तरमीम करा लेना सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं होगी। वो अपने आप को अब जितना मर्जी महफूज कर लें, लेकिन आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है इस मुल्क के शहरियों की हिफाजत। अगर वो आप पूरी नहीं कर सकते तो आपको घर चले जाना चाहिए। आपका जवाब नहीं बनता यहाँ बैठने का कि आप अपने शहरियों को, फौजियों को और जवानों को और अफसरों को शहीद करा रहे हैं। मतलब ये कोई हद होती है हर चीज़ की। बिल्कुल आमिर की बात 200% ठीक है कि अब इनके पीछे जाना पड़ेगा, इन पे वो अटैक करने पड़ेंगे। बहुत आप देखें जो हुआ है वो कैडेट कॉलेज में, अल्लाह का बड़ा करम है जिस तरह से कितने तहम्मुल से 2 दिन लगा के उनको इन्होंने वो मारा उनको, दहशतगर्दों को। और वहाँ शुक्र है कोई बच्चा हमारा उसको नुकसान नहीं पहुंचा, सबको बाहिफाजत। इसके लिए पाक फौज बिल्कुल क्रेडिट की मुस्तहिक है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने।
लेकिन वज़ीर दाखिला साहब आप भी कुछ गौर करें खुदा के लिए, ये बयानबाजी से आगे की चीज़ें हैं, उस तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल जी, और आवाम के सामने हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदे ही जवाबदेह होते हैं। मज़ीद इसी पर हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर जो अभी बहस हो भी रही है कि हमारे जवान फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर, और जिस तरह से वो बर वक्त कार्रवाई करके एक बड़े नुकसान जाया जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकली हमारे सियासतदानों की और जो मौजूदा इस ओहदों पर फायज है उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, इसी पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद क़य्यूम साहब, अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह फौरी कार्रवाई की, जवान फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं, जिस तरह प्रोग्राम में पहले से में बात भी हो रही थी कि अब मुज़म्मती बयानात काफ़ी नहीं है, अब एक्शन का वक्त है। आप ये कह देना कि दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे या कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, हिदायत दे दी गई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्या ये मुज़म्मती बयानात, ये हिदायत कर देना काफ़ी है हुक्मरानों के लिए, ख़ास तौर पर सियासतदानों की? देखिए, अयाज खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम कब तक जो है हमारे नौजवान जो है फ़ौजी जवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, हमारे शहरी कब तक शहादतें देते रहेंगे। और अब जो है इसका जो है ये बंद हो जाना चाहिए और इसके लिए जो है इसका बड़ा जवाब देना पड़ता है, क्योंकि चंद दिन पहले देखिए अफ़गान तालिबान की तरफ से धमकियाँ दी गई पाकिस्तान को, इस्लामाबाद पर हमले की, लाहौर पर हमले की, और फिर ये अभी देखिए कि पाकिस्तान ने तो कोई काबुल पर हमला नहीं किया, अफ़गानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया मुज़ाकरात के बाद, लेकिन वहाँ से अफ़गान तालिबान की तरफ से पैगाम जो है वो पहुँच गया है। और ये जो दोनों हमले हैं इससे इस्लामाबाद के अंदर और वाना के अंदर, इसमें भी देखिए कि नरेंद्र मोदी और तालिबान हुकूमत का जो गठजोड़ है वो भी बेनकाब हुआ है। और इसमें देखिए कि इसका जवाब जिस तरह हमारे वज़ीर दफ़ा कह चुके हैं कि अब इनका जवाब जो है अंदर जाकर भी जो है वो देने से ग्रेस नहीं किया जाएगा। ये जितने बड़े वाक़यात हुए हैं, ये जिस तरह वाना के अंदर जो वाक़या जो पेश आने की कोशिश की गई है, जो वहाँ पर टारगेट किया गया है, ये उसी तर्ज का है, सानिया APS की तरह वहाँ पर जो है उस तरह का जो है वो सानिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त वहाँ पर इक़दामात किए और वहाँ से फिर जो कैडेट कॉलेज के जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, उनको वहाँ से बहिफाजत जो है वहाँ से फिर शिफ्ट किया गया, असातिज़ा को शिफ्ट किया गया, उन्हें तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया गया। और देखिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के अंदर बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, बैनुल-अक़वामी जो सतह पर पाकिस्तान की पाक भारत जंग में भारत की ज़िल्लत में शिकस्त के बाद जो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई हो रही है वो भारत को हज़म नहीं हो रही। और जिस तरह देखिए कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर पहले जनूबी अफ्रीका की टीम आई, उस टीम की वापसी के बाद श्रीलंका की टीम आई, और वहाँ पर जो बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी सफारतकारी जो है वहाँ पर इस्लामाबाद में जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है वो बहुत बड़ा जो है इवेंट है। और देखिए कि ये बात अभी दुरुस्त है कि अब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम भी कर ली है, 27वीं आईनी तरमीम भी कर ली है, और बज़ाहिर हुकूमत को किसी जगह से कोई ख़तरात भी जो है वो नज़र नहीं आ रहे। देखिए, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान जो है उसको भी मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम है कि इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को मुत्तहिद होना होगा, इकट्ठा होना होगा, यकसू होना होगा। और इस वक्त जो है इन वाक़यात के बाद जिस तरह खुलेआम पाकिस्तान में हमले किए गए हैं, इसके बाद मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पूरी कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है, तमाम सियासी जमातों को भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, पार्लियामेंट के अंदर भी इत्तेहाद की ज़रूरत है, उसी तरह के इत्तेहाद की ज़रूरत है जिस तरह सानिया APS के बाद 2014 में पार्लियामेंट मुत्तहिद हुई, तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मुत्तहिद हुई, और फिर उसके नतीजे में आप जानते हैं कि जो ऑपरेशन हुआ था, फिर
उस ऑपरेशन ने दहशतगर्दों के खिलाफ नताइज दिए और दहशतगर्दी का जो है वो उस वक्त खात्मा हुआ। और ये देखिए कि इन वाक़यात के बाद अब मज़ाकरात से कोई तवक्कुआत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि रखनी चाहिए। अब इसका जो है इस सूरत हाल का जो है वो जवाब देना होगा। और जो शवाहिद हैं ख़वारिज के, फितनतुल हिंदुस्तान के, तालिबान और मोदी हुकूमत के गठजोड़ के ये सबूत, ये नाकाबिल तरदीद जो शवाहिद हैं इन दोनों वाक़यात और उसके अलावा जो वाक़यात हो रहे हैं, ये दुनिया के सामने पेश करने चाहिए, ये दोस्त ममालिक के सामने पेश करने चाहिए, ये जो सालस हैं दोनों ममालिक उनको भी सामने पेश करने चाहिए। और देखिए कि तुर्किया के सदर की हदायत पर उनके वज़ीर दफ़ा और वज़ीर ख़ारजा और दीगर जो वफ्द के अरकान हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, उनके सामने भी इस हवाले से तमाम तर शवाहिद जो हैं वो रखे जाएं। और देखिए कि जो बैन अल-अक़वामी और आलमी जिम्मेदारियां हैं वो भी तालिबान हुकूमत ने पूरी नहीं की। और 2021 से लेकर कितने साल हो चुके हैं, अगर वो जिम्मेदारियां पूरी की होती तो बैन अल-अक़वामी सतह पर उनको तस्लीम किया जाता, उनकी बात को सुना जाता, उनकी बात को वजन दिया जाता। उनके जो $9.5 अरब के जो असासे पड़े हुए हैं, जिसकी और रोजाना की बुनियाद पर अपीलें करते हैं अमेरिका के अंदर, वो अब तक बहाल हो चुके होते। वो अपने आप को दुरुस्त करने के लिए किसी सतह पर भी जो है वो तैयार नज़र नहीं आते। और इस तरह जो है वहाँ पर ना उनको सफारती आदाब का पता है, ना सफारती तकाज़ों का पता है, ना अमूर हुकूमत का पता है, ना रमूज़ हुकूमत का पता है। और वो उस तरह जिस तरह अयाज खान साहब ने भी चंद रोज़ पहले ये बात की कि देखिए कि वो जत्थों की तरह, मज़ाकरात में भी जत्थों की तरह डील करते हैं। और उनमें मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है कोई तवक्कुआत रखना मजाक ठीक है। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की बात सुनकर मानकर जो है वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात से इनसे कोई नतीजा निकलते, क्योंकि कोई वादा, कोई कमिटमेंट वो पूरी करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल दोहा एग्रीमेंट के अंदर आप बताएं कौन सी शिक है जो उस पर जो है वो तालिबान की हुकूमत ने अमल किया हो? क्या वहां पर खवातीन को हकूक जो है वो दे दिए गए हैं, वो वादा पूरा कर दिया गया है, वसीअल बुनियाद हुकूमत जो है वो कायम करने की कोशिश की गई है? और क्या अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही? क्या वहां पर TTP के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही? पाकिस्तान का तो एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और अफगानिस्तान को TTP के दहशतगर्दों को लगाम डालनी चाहिए। जी इलियास साहब, क्या इस मसले पर अब खुलकर जो किरदार दुनिया अदा कर सकती है करना होगा दुनिया को? और जितने शवाहिद ऑलरेडी पाकिस्तान दुनिया के सामने रख चुका है, और अब जो ये बड़ी वाज़े चीज़ें हैं जिस तरह इंडिया अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप समझते हैं कि ये वाकई अब जो हालात हैं अफगानिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात की सूरत बचती है, होने चाहिए या नहीं? देखिए जी, पाकिस्तान ने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। उनको पहले बताया जो उनके शवाहिद थे सारे आलमी सतह पर भी दिए और इसके डोजियर दिए, इसके बारे में सारे। ये लास्ट टाइम पाकिस्तान ने जब वो अपनी हद से क्रॉस करके, पाकिस्तान ने उस वक्त सबूत के साथ सारे वाज़ेह तौर पर हमला करके फितना खारिज को जो है मंजिल तक पहुंचाया, उनको जहन्नुम रसीद किया। और उसके बाद जो सारा जो सूरत हाल है कि आलमी सतह पर जो ममालिक, दोस्त ममालिक तुर्किया और जो कतर आए, उसके बाद सऊदी अरब आए, KG सालसी कर रहे हैं और इसको आपस में देखें। पाकिस्तान मुज़ाकरात में बढ़ चढ़ के उनके साथ गए और जाके जितने भी राउंड हुए, तीसरे राउंड में भी जाके उनसे हर तरीके एक ही चीज़ का मुतालबा किया कि अपने खिते को, अपनी मुल्क को इस्तेमाल ना होने दिया जाए। ये इससे बढ़ की बात क्या है? उनको बताया, उनको सारे सबूत वगैरह सारी चीज़ें दिए, लेकिन वो ऐसे क्या कह सकते हैं ढीठ किस्म के हैं। उनको डॉलर चाहिए और इंडिया से चाहिए, उनका कोई और बिजनेस है नहीं है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट है नहीं है, सिर्फ या तो मंशियात का है या फिर वो इधर से इंडिया से वो डॉलर लेते हैं और पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनको अफरादी कुव्वत भी देते हैं कि पाकिस्तान पर जाके हमला करें। उनको पता है कि अपना जो प्रॉक्सी वार है उनको सीधा जब लड़ने आए हैं तो उनको मुंह को खानी पड़ी है। उनको अभी तक अपने वो 29 मुकामात पर जो पाकिस्तान ने हमला किया था वो अभी तक भूल नहीं रहे, और आए दिन उनको पता चलता रहता है कि जहाज गिरे उनके अपने मुल्क में, उनके अपने
जो इतनी मुखालफत है मोदी की, मोदी को हर रोज मरना पड़ता है, उसको पता है, उसको हर जगह से तनकीद का सामना करना पड़ता है आलमी सतह पर भी कि वो दहशत गर्दी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते थे। असल में दहशत गर्दी का मुहर्रिक वो खुद है और खुद ही वो एक्सपोर्ट करता है दहशत गर्दी और दूसरे ममालिक में इस्तेमाल करता है, ना सिर्फ अफगानिस्तान को बल्कि दूसरे ममालिक को भी। तो अब जब सारी चीजें सब पता चल गया है जी जी। तो अब क्या बन सकता है? इनके साथ सिर्फ एक ही है कि इनका डट के इनको एक दफा सबक सिखाया जाए, क्योंकि आप जो पाकिस्तान पर जो ये हमले करवाए हैं इसमें भी सारे शवाहिद और कड़ियां उधर ही से मिलते हैं और इंडिया के जरिए इस्तेमाल हुए हैं। तो अब जो मर्जी बहाना करें, अपने सिलेंडर फाड़ के अपने आप को कहेंगे जी उधर बम धमाका हुआ, तो दुनिया को इस चीज का सब पता है। पाकिस्तान में इतना बड़ा अटैक हुआ है कैडेट कॉलेज का वहाँ, तो इसके बाद जो इस्लामाबाद में हुआ है ये इसकी वाज़ेह मिसाल है। अब तो इनके साथ यही इनका तुर्की जवाब देना चाहिए, इनको डट के मुकाबला करना चाहिए इनका, ताकि ये आइंदा इनको नसीहत हो जाए कि दोबारा ढीठेपन का मुजाहरा करें। ठीक है, और ये इसके बाद इसके बगैर गुजारा नहीं है। चले ठीक है रियाज साहब, आपको पॉइंट आ गया, एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं, इनसे कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आया साहब, नेशनल एक्शन प्लान बना APS के वाक़े के बाद जिस तरह तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हुई, एक हुई और वो नज़र आया, आपके ख्याल में अब जो हम बात भी कर रहे हैं कि पॉलिटिकली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो क्या जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की, क्या करना चाहिए? नहीं, हुकूमत ने शुरू कर दिया ना, आप कह रही हैं कि क्या करना चाहिए। वो देखें, उन्होंने बयानात दे दिए मजम्मत के, उसके बाद सबसे बड़ा काम आज ये करने जा रहे हैं कि ऐवान सदर में इशाइया दे रहे हैं पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के एजाज में, जिन्होंने 27वीं तरमीम में सहूलतकारी की है। खालिद क्यूम साहब सहूलतकारी कहते हैं इन लोगों को, तो वो उनको इशाइया दे रहे हैं। इससे बड़ा काम और हुकूमत क्या कर सकती है? नाजुक कंधों पे मजीद बोझ ना डालें हुकूमत। जी आमिर साहब क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखें, हुकूमत अपना काम कर रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं और मिल के जवाब तो दिया जाएगा, और हम भी यही मुतालबा कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सारे काम बंद कर दें कि चूंकि इस्लामाबाद पे हमला हो गया तो अब हम वहां चढ़ दौड़े। हर बंदे ने अपना अपना काम करना है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालबा हो रहा है, हुकूमत से मुतालबा हो रहा है कि हमें आप बातें ना सुनाएं, अपना काम करके दिखाएं। और मुझे यकीन है आज रात या कल सुबह में हमें जवाब मिलता हुआ नजर आएगा। हम यही बात कर रहे हैं, ये सब काम होने हैं, हमें अपने मुल्क को भी चालू रखना है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि जी हम बैठ के ये तकरीरें सुनते रहें कि जनाब जज खत लिख रहे हैं, एक खत लिख रहा है, दूसरा खत लिख रहा है, और वो खत कौन लिख रहे हैं? जो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के लिए 6 महीने की राह देते हैं। दूसरा खत वो लिख रहा है जो कहता था इमरान खान की फॉलोइंग बड़ी है। तो भाई अब दर्द क्यों हो रहा है? उस वक्त क्यों सहूलतकारियां कर रहे थे बैठ के? तो अब ये सारे काम इकट्ठे होने हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे और हमारी फौज लड़ेगी और जाके जवाब भी देगी। इलियास साहब, क्या करना चाहिए हुकूमत को क्विकली? देखिए, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए था कि बिल्कुल इस वक्त ना जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर अमल दरामद होता, उसके ना मुख्तलिफ फेज गवर्नमेंट चेंज हुई है, लेकिन ये काम जारी रखना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल छोड़ दिया। इसकी मीटिंग्स भी नहीं हुई, सूबाई सतह पर होनी चाहिए थी, फिर कौमी सतह पर, लेकिन उस तरह किया नहीं है। जब हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी है फिर उसके बाद इस चीज़ को जारी रखना चाहिए था। तो बड़ी हमने कुर्बानियां दी हैं और सियासतदानों को समझना चाहिए और मिलकर फिर दोबारा इस तरह ही करना चाहिए नेशनल एक्शन प्लान की तहत, और इसको अपने मामूल का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि सरहदों पर दुश्मन खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं। जी आमिर साहब, क्विकली नहीं है मेरे ख्याल में। नवीद साहब, आप भी कमेंट कर दीजिएगा इसी पे, क्या करना चाहिए हुकूमत को? दुआ देखें, ये गुस्सा और ये सब अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में रिएक्टिव से ज़्यादा हमें एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। और उस स्ट्रेटजी के लिए उसकी ओनरशिप पूरी कौम जो है उसकी ओनरशिप ले। जैसे नेशनल एक्शन प्लान के वक्त हुआ था कि आप सारी कौम और सारे सियासतदान अपने इख्तलाफात बुला के, सियासी इख्तलाफात बुला के एक साथ बैठे थे और एक स्ट्रेटजी बनाई, तो उसके हमने समरात भी देख लिए थे। तो यहाँ भी मैं ये कहूँगा कि एक स्ट्रेटजी बने, उसकी ओनरशिप हो, पूरी कौम उसकी ओनरशिप ले, सियासी जो सियासत है उसको साइड पे रखे और एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी हो। ऐसा ना हो कि जी कोई अटैक हुआ तो उसके बाद हम कुछ जो है वो करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी और उसकी नेशनल लेवल पे ओनरशिप होनी चाहिए। चलिए ठीक है जी, पॉइंट आ गया, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आप सबका जी आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।